हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी के सेल की बात की है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जबकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम देखते हैं वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की अक्सर बात की जाती है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इमूवेबल, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले देखना बनता ही है। तो देखिए, चैप्टर 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज अप्लीकेबल और रिलेटेड टू द सेल ऑफ immovable property. The sale of movable property is necessarily governed by the Sales of Goods Act 1930. कई बार क्या हो जाता है, बच्चों को कंसेप्ट या फिर बेस जो है वो पता ना होने की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा एक्ट किससे डील करता है। तो हमें ये बात क्लियर रखनी है कि सेल ऑफ यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी प्रोविजंस हैं उनके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसके अंदर हम सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिस्कसेस द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ सेल, its essential elements, modes to effect the transfer of property and the rights and duties of the seller and buyer. It also speaks about marshalling by the subsequent परचेसर। तो इन सब में से आज का ये सेशन होने जा रहा है अपना डेफिनेशन ऑफ सेल, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेल हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन विद्याधर वर्सेस मानिक राव 1919 की केस है। यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेल द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी अगर किसी मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर दो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, सेल का, तो यहाँ पे उन दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए टू हम कह सकते हैं टू ट्रांसफ़र दी ओनरशिप एंड टू टेक दी ओनरशिप, टू रिसीव इट फ्रॉम द अदर पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंशन जो है पार्टीज़ का क्लियर होना चाहिए और दोनों पार्टीज़ का जो भी इंटेंशन है वो बिना किसी एम्बिगिटी के या वेगनेस के एक दूसरे को पता होना चाहिए, विथ सर्टनिटी, विथ क्लियरनेस, कि क्या एक दूसरे से वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनका कंसीडरेशन क्या है, एक दूसरे मतलब एक चीज़ को लेने के बदले में वो दूसरी चीज़ मतलब क्या दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ना क्लैरिटी दोनों के माइंड में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पार्टीज़ हैं उनका ये इंटेंशन होना चाहिए टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये इंटेंशन हमें कहाँ से मिलेगा, ये इंटेंशन कैसे समझ में आएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल डीड जो है उससे हमें ये पता चल जाएगा, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो भी उन्होंने उसमें मेंशन किए हैं, किस तरह से सेल होगा, कहाँ एग्जीक्यूशन होगा उस सेल का। तो यहाँ पे वो जो सेल डीड है उसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें मेंशन हैं उससे हमें उनके इंटेंशन के बारे में या फिर पार्टीज़ के कंडक्ट के बारे में जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड पर हैं उन सभी चीज़ों से हमें पार्टीज़ का इंटेंशन पता चलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है कि सेल करने से पहले या फिर सेल के लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है इसका इंटेंशन जो है क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन ऑफ सेल सेक्शन 54। तो यहाँ पे सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड हो गया। यानी कि यहाँ पे सेल जो है ये एक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, इसके अंदर ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है इन एक्सचेंज में क्या, तो प्राइस, ठीक है, प्राइस दी जाती है, ये प्रॉमिस की जाती है कि मैं दूंगा, ठीक है, या फिर हाफ पे की जाती है और हाफ प्रॉमिस की जाती है, अभी हाफ ले ले, आधे जो पैसे हैं वो मैं आगे इन फ्यूचर में दूंगा, 1 महीने से दूंगा, 2 महीने से दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो इसे सेल कहा जाता है। नाउ सेल हाउ मेड, देखिए, सच ट्रांसफ़र इन द केस ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड। टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी क्या होती है,
आप सबको पता ही है, राइट। तो सच ट्रांसफर इन द केस ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है, अक्सर प्रॉपर्टीज़ जो इमूवेबल होती हैं वो 100 रुपये से ज़्यादा ही होती हैं। तो और इन द केस ऑफ अ रिवर्शन और अदर इंटैंजिबल थिंग इट कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा होने वाली जो भी प्रॉपर्टी है उनका रजिस्ट्रेशन बहुत मतलब कंपलसरी है। इट इज़ कंपलसरी टू रजिस्टर वॉट एवर ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग ना, आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द value less than 100 rupees, such transfer may be made either by a registered instrument or by delivery of property। एक तो registered instrument कर सकते हो आप उसका, या फिर property deliver कर सकते हो। Delivery of tangible immovable property takes place when the seller places the buyer or such person as directs in possession of the property। अब tangible immovable property की delivery कब मानी जाएगी? तब मानी जाएगी जब आप उस इंसान के मतलब जिससे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, उसके हाथ में पोजीशन दे देते हो प्रॉपर्टी का कि अब तो फ्री है। नाउ सेल इज एग्जीक्यूटेड, नाउ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू यू, नाउ ओनरशिप इज ट्रांसफर टू यू, नाउ यू आर द ओनर, होल ओनर, मतलब हम कह सकते हैं पूरी तरीके से ओनर बन चुका है उस प्रॉपर्टी का, और ये प्रॉपर्टी तेरे पोजीशन में आ चुकी है। जो भी आपके टाइटल डीड्स हैं, जो भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफ़र कर दीजिए और उस इंसान को उसके प्रॉपर्टी के पोजीशन में ला दीजिए। तो यहाँ पे माना जाएगा डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन terms settled between their parties. It does not of itself create any interest in or charge on such property। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एक ऐसा फंडा है जिसके अंदर सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई पूरा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है, फिर चार्ज ऑन प्रॉपर्टी नहीं दी जाती इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो इन फ्यूचर ट्रांसफ़र होने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा जाता है फॉर सेल का, उसका एग्जीक्यूशन फ्यूचर में होने वाला होता है, ओके। अब देखिए इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, सेक्शन 54 प्रोवाइड्स फॉलोइंग इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गया। पहला है पार्टीज टू द सेल। तो देखिए देयर मस्ट बी नेसेसरी 2 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, फॉर एग्जांपल सेलर एंड बायर। तो यहाँ पे देखिए 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है डेफिनेटली, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है। द पर्सन हु कन्वेज द प्रॉपर्टी फॉर अ प्राइज इज कॉल्ड अ सेलर, ठीक है, एंड द पर्सन हु अक्वायर्स इट, जो रिसीव कर रहा है प्रॉपर्टी, उसे कहा जाएगा बायर या फिर परचेसर। सेलर एंड परचेसर आर ऑल्सो नोन एज वेंडर एंड वेंडी। अब देखिए कंपिटेंसी ऑफ सेलर, यहाँ पे सेलर जो है इट मस्ट बी अ पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। अब सेलर जो है उसका कंपिटेंट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा है कि कंपिटेंसी क्या है ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ पे देखिए ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है, ठीक है। ही मस्ट नॉट बी हैव मतलब डिसक्वालीफाई भी नहीं होना चाहिए वो किसी लॉ के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे इसेंशियल्स हैं, ये सारे उसे क्या करते हैं, एलिजिबल करते हैं टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। Now, competency of seller has been discussed by section 7 of the act. He must also have a right to transfer the property। तो उसका हक भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठ के आके ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी, यहाँ पे उसका अधिकार होना चाहिए, उसे ऑथराइजेशन होना चाहिए उसके पास टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। सेलर में आइदर भी लीगल और अ नेचुरल पर्सन हो, ठीक है। अब कंपिटेंसी ऑफ बायर सेम अप्लीकेबल होगा यहाँ पे भी। द बायर मे बी एनी पर्सन प्रोवाइडेड ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू परचेस अ प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ विच इज़ इन फोर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि बायर वो व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है टू परचेस अ प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ विच इज़ इन फोर्स इन इंडिया। अ माइनर इज़ नॉट इनकम्पिटेंट टू बिकम अ बायर। तो यहाँ पे माइनर इनकम्पिटेंट नहीं है टू बिकम अ बायर। अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ माइनर इज़ वैलिड। अगर आप माइनर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो वो वैलिड होगी, वो इनकम्पिटेंट नहीं है एज अ बायर, ठीक है। अभी देखिए इन उल्फत राय वर्सेस गौरी शंकर के केस में कोर्ट ने ये कहा कि अ ड्यूली एग्जीक्यूटेड ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ अ सेल टू अ माइनर हु हैड पेड द कंसिडरेशन इज़ वैलिड। अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र वाली डीड करते हैं, सेल मतलब करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी माइनर के साथ,
ठीक है, उससे अगर हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और सफिशिएंट कंसिडरेशन उस माइनर ने हमें दिया हुआ है तो ऐसा सेल क्या होगा, वैलिड होगा। यहाँ पे इस केस में इस तरह से हेल्ड किया गया है। ठीक है, अब फोर्थ इसेंशियल देखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। अब यहाँ पे जो है हम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है, तो वो ही है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से गवर्न किया जाता है। नाउ व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमने सेक्शन 3 में डिस्कस किया हुआ है। हमने बहुत ही अच्छी तरह से इस इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, सभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। उनकी जो वीडियोज़ हैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप चेक करोगे तो आप उसमें भी उन वीडियोस को पा सकते हो। प्लीज़ चेक कीजिएगा, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है ट्रांसफर प्रॉपर्टी को लेकर वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट केसेस मेंशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। तो सभी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 6। सेक्शन 6 भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, प्लीज़ उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन साहेबराम वर्सेस पुरुषोत्तमल के केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 54 जो है इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ गवर्न बाय द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो इट्स दैट मच नॉट नेसेसरी। ठीक है, नाउ टैंजिबल एंड इंटैंजिबल प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 इंक्लूड्स टैंजिबल एज वेल एज इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपसे पूछा था क्या है, आप सभी को पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गई है तो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी विच इज़ विजिबल सच एज लैंड, हाउस, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, इंटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स दैट प्रॉपर्टी जो कि विजिबल नहीं है, जैसे कि राइट टू फिशरीज, राइट टू फेरीज, राइट टू मॉर्गेज डेट। तो बेसिकली राइट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली इंटैंजिबल ही होती हैं। और क्या क्या आता है इंटैंजिबल में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो आती है ना इंटैंजिबल में। तो यस, तो ये इंटैंजिबल वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, और टैंजिबल जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो देखिए सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है। आप कहेंगे मैडम कितनी बार बताओगे, समझ में आ चुका है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात होती है ना। प्रॉपर्टी मस्ट बी देयरफॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू परचेसर, सेलर टू परचेसर जानी चाहिए। दस द प्रॉपर्टी मस्ट बी कन्वेड और हैंडेड ओवर एब्सोल्युटली टू द बायर बाय द सेलर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, पोजेशन की डिलीवरी करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजेशन ही नहीं, साथ में रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड भी यहाँ पे होनी ज़रूरी है। ओके, नाउ इंदुलाना देई वर्सेस बलराम एंड अदर्स के केस में कोर्ट ने ये कहा कि व्हेन द सेल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड देयर इज अ प्राइमा फेसी ट्रांसफर टू अ वेंडी। यहाँ पे क्लियरली ये हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है किसको, वेंडी को। सेल डीड एग्जीक्यूट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है प्रॉपरली, यानी जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स है ना ट्रांसफ़र के पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कंसिडरेशन और प्राइस। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस इज द इसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्सचेंज में क्या, प्राइस, यही इसका मेन इसेंस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कोई ऐसे ही फ्री में प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र करेगा, और अगर करता भी है तो वैलिड नहीं माना जाएगा, एक तरह का कंसिडरेशन होना चाहिए। हाँ, गिफ्ट वगैरह की अलग बात है, ठीक है, हिबा गिफ्ट वहाँ पे अलग बात है कि वहाँ पे कंसिडरेशन एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, ओनरशिप वगैरह प्रॉपर्टी की होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सेल की, तो यहाँ पर भाई एक्सचेंज में कंसिडरेशन में तो कुछ मिलना चाहिए, प्राइस तो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइस मीन्स मनी प्राइस। देखिए द प्राइस मस्ट बी फिक्स्ड और मेंशन्ड इन द सेल डीड। जो भी आप सेल डीड कर रहे हो ना, उसमें कितने को प्रॉपर्टी बेची, कितने को ली, ये मेंशन होना चाहिए प्रॉपर्ली। इफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ कंसिडरेशन द ट्रांसफर इज नॉट अ सेल। अगर ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किस कंसिडरेशन प्राइस के अलावा कुछ और ही है,
तो यहाँ पे ये सेल नहीं है, यहाँ पे सेल का ट्रांसफ़र ओनरशिप का ट्रांसफ़र प्राइस के बदले में ही हो सकता है, उसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं। ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन एडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन इज़ नॉट अ रेलिवेंट फैक्टर, मतलब कंसिडरेशन रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा है, उसके बदले में जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम यहाँ पे एग्री हुई है, तो ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ सेल ओवर। ठीक है। कंसिडरेशन है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बार्गेनिंग करके निगोशिएशन करके हो सकता है ना कम प्राइस, दैट डजेंट मैटर। यहाँ पे एक कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, वो भी प्राइस मनी प्राइस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब देखिए आगे, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस। देखिए, पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसफर। व्हाट इज नेसेसरी इज द रेफरेंस दैट व्हेन एंड हाउ इट इज़ टू बी पेड। यहाँ पे पेमेंट देखो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ये होना या फिर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफ़र के लिए पेमेंट ऑफ प्राइस होना ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्लियरली ये देख लीजिए आप कि नेसेसरी ये है कि कब और किस तरह से, ठीक है, पेमेंट होगा, पे किया जाएगा। नाउ द प्राइस में बी पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, यानी कि अभी तुरंत पूरा अमाउंट दिया जा सकता है, आधा दिया जा सकता है, आधा फ्यूचर में दूंगा कहा जाता है, आधा दिया जाता है अभी दिया जा सकता है, या फिर प्रॉमिस किया जा सकता है कि भाई इतने समय बाद दूंगा या मेरा ये एफडी तुड़वाने के बाद दूंगा वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है। तो इट मे बी पेड इन एडवांस और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डेट। एडवांस में भी दिया जा सकता है, सेल डेट के एग्जीक्यूशन के बाद में भी दिया जा सकता है। तो सम part of it may also be paid at the time of execution and the rest may be promised to paid in future. Now, ninth, registration of sale deed. देखिए, except in the sale of tangible immovable property जो कि 100 से नीचे है, in all other cases of sale immovable property का registration कैसा है, compulsory है। registration is also compulsory where the property is intangible immovable property। intangible immovable property है, वहाँ पे भी registration क्या है, compulsory है। ठीक है, अगर वो 100 से ज़्यादा है तो पैसा 100 रुपये से ज़्यादा। इन चेरिची वर्सेस एथिनाम AIR 2001 के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि वेयर द सेल डीड रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, टाइटल डज नॉट पास अंटिल द सेल डीड इज़ रजिस्टर। यानी यहाँ जहाँ पे सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बताया गया है, ज़रूरी है करना, तो वहाँ पे बिना सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के आप टाइटल पास नहीं कर सकते हो। तो ये थे हमारे सभी इसेंशियल एलिमेंट्स, हम कह सकते हैं सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, बहुत ही आसानी से, आसान कॉन्सेप्ट था ही, और भी इल्यूसिट करके इसे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात कहनी थी, वो ये है कि यस, जो भी बाकी के वीडियोस हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के, वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसके आगे भी इसके जो भी वीडियोस हैं, राइट्स ले लीजिए, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर, ये सभी चीज़ें आगे आने वाली है, तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें अपलोड करने की। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।